जी जी। आगे है अरुण भैया कि जातीय जनगणना न होने से क्या हानियां हैं ओबीसी समाज को। हाँ जी, हमें बोलना है सर। जी जी। जातीय जनगणना न होने से क्या क्या हानियां ओबीसी समाज झेल रहा है, क्या है। जातीय जनगणना नहीं होने से जो सत्ता का जो चार पावर हाउस होता है, वो चारों में आपको उचित हिस्सेदारी नहीं दिया जाएगा। इस वजह से आपका जो काम है देश में, आपके कल्याण के लिए जो काम होने चाहिए वो नहीं होगा। उन लोगों को, मनुवादी ताकतों को, आरक्षण विरोधी ताकतों को ये अच्छी तरह से पता है कि जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि शेड्यूल कास्ट की कितनी संख्या है, शेड्यूल ट्राइब की कितनी है, अत्यंत पिछड़े वर्ग की कितनी है, ओबीसी की कितना है और माइनॉरिटी का कितना है, तो ये लगभग 120 करोड़ होंगे और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो उन लोगों को पता है कि ये जातीय जनगणना हो जाएगा तो फिर आवाज उठेगी कि सत्ता का जो चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया में भी 90% इन वर्गों को जगह मिलना चाहिए। और इस बात से डर रहा है कि जब देश के न्यायपालिका में 90% जज हो जाएंगे एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी के, तो इनको हमेशा जो है न्याय देना, इनके ही हाथ में न्याय चला जाएगा। तो ये जो मनुवादी लोग जो हजारों बरस से जुर्म करते आ रहे हैं एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोगों पर, वो जुर्म बंद हो जाएगा। क्योंकि न्यायपालिका में अगर हमारे जज हो जाएंगे तो नेचुरल है कि वो लोग अब सजा पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को जुर्म करने का आदत पड़ा हुआ है। सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों से जुर्म कर रहे हैं, इसलिए उनको ये लगता है कि जिस दिन न्यायपालिका में 90% जज आ जाएगा एसटी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का, तो हम लोग जुर्म नहीं कर पाएंगे। और हम लोग अगर करेंगे जुर्म तो तुरंत हमको सजा मिलेगा, फांसी हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, फाइन हो सकता है, बहुत सारा सजा मिल सकता है। इस डर से वो जी जान से लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से जातीय जनगणना न हो और पूरे देश में ये लोग हिस्सेदारी की बात नहीं करें। ये सब समस्या है, इस डर से वो लोग जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते। ये आगे भी कोई सवाल है सर, बोलिए मैडम। इसका जातीय जनगणना के आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। जातीय जनगणना के आंदोलन का स्वरूप सीधे सीधे है कि संपूर्ण आरक्षण क्रांति, टोटल रिजर्वेशन रिवॉल्यूशन, ये देश के पूरे हिस्से से शुरू होना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग, हम आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि एक ऐसा विधेयक तैयार किया जाए, बिल तैयार किया जाए कि उस विधेयक में ये प्रोविजन हो कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये जो चार पावर हाउस है, मीडिया और ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और ये चारों तंत्र हैं, विधायिका, कार्यपालिका, इन चारों तंत्रों में 90% हिस्सेदारी एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी का होगा। इसके लिए एक विधेयक हम लोग तैयार करें और इस विधेयक को पारित कराने के लिए पूरे देश में आंदोलन खड़ा करें और ये बात पूरा मुद्दा बना दिया जाए कि इस विधेयक को जो पारित करेगा पार्लियामेंट से, वही अगला बार सत्ता में, देश के सत्ता में आएगा। तो इससे दो फायदा हो जाएगा। एक फायदा इस क्रांति से ये होगा, जैसे अन्ना हजारे एक नकली आंदोलन किया कि जन लोकपाल बिल पारित कराने के लिए धरना पर बैठ गया और आपने देखा होगा कि उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि दिल्ली में 70 सीट में से 67 सीट केजरीवाल जीत गया उसके आंदोलन का फायदा लेकर के। तो वो नकली आंदोलन था, चुने हुए लोग के ऊपर बिना चुने हुए लोग को बैठाने का बात कर रहा था वो लोग, और वो सफल हो गया जब इस देश में। तो हम लोग का तो जस्टिफाइड मूवमेंट होगा कि सत्ता का चारों, अभी तक जो हम लोग लड़ाई लड़े हैं वो सिर्फ सत्ता का चौथाई हिस्सा के लिए लड़े हैं। सत्ता का मतलब होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, नेशनल मीडिया और विधायिका, चारों मिल करके। लेकिन हमारी जनता को बताया गया, ये जो मनुवादी मीडिया है, आरक्षण विरोधियों का जो मीडिया है,
वो यही बताता है कि सत्ता का मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, यही हो गया सत्ता। लेकिन भारत के संविधान का जब अध्ययन आप करेंगे तो ये सत्ता नहीं है, ये सिर्फ जो है सत्ता का 1/4 हिस्सा है, 1/4 ही हिस्सा है सत्ता। ये न्यायपालिका जब तक आपका नहीं होगा, जब तक गरीब का बेटा जज नहीं होगा, जब तक गरीब का बेटा नेशनल मीडिया में नहीं बैठेगा, जब तक गरीब का बेटा IAS, IPS, IFS नहीं बनेगा, जब तक देश में जज नहीं होगा गरीब का बेटा, तब तक आपको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये सब नहीं मिलना है। इसलिए कुछ नहीं है, एकदम सीधा फॉर्मूला है कि सत्ता के चारों पावर हाउस में, चारों पावर हाउस मिला करके सत्ता होता है। हम लोग को दिग्भ्रमित किया गया, हमारे नेताओं को, हमारे अफसरों को, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये दिग्भ्रमित किया गया मनो मीडिया के द्वारा कि सत्ता का मतलब सिर्फ जो है विधायिका होता है। ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में सत्ता का 4 पावर हाउस है, केंद्र है, और चारों केंद्र में आपको आना पड़ेगा। इसके लिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति का एक विधेयक बना करके और उस विधेयक को पारित कराने के लिए देश के हर प्रखंड में, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में चारों तरफ से मूवमेंट खड़ा कर दिया जाएगा कि जो सत्ता के चारों अंगों में 90% आरक्षण की बात करेगा वही अब भारत में राज करेगा। इसलिए ये संपूर्ण सत्ता विधेयक को आप पारित करो, और इसके लिए अगर जन आंदोलन हो जाए पूरे देश में तो आपको मैं बतला दे रहा हूँ कि अब इतना सोशल मीडिया और आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग इतने ज्यादा संख्या में हो गए हैं कि तुरंत ये आग की चिंगारी की तरह पूरे देश में क्रांति का रूप ले लेगा। और भारत में 542 सीट है ना सांसद का, हो सकता है कि 540 सीट आपका इस मुद्दा पर सारा लोग यूनाइट हो जाएगा और पूरा देश में आपका राज होगा। और तब जो आप चाहेंगे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय सब कर सकते हैं, अपने गरीबों के लिए आप न्याय कर सकते हैं। तो ये सिंपल रास्ता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन एक लीडर चाहिए, मजबूत नेता चाहिए जो इस पर दूरदृष्टि, बाबा साहब अम्बेडकर की तरह 400 बरस आगे का सोचे और 400 बरस आगे के लिए आज काम कर दे। वैसा एक मजबूत डायनेमिक लीडर की जरूरत है। और देश में संख्या चूंकि हमारी है, इसलिए लोकतंत्र में जनता का राज होता है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, और जनता हमारी है। इसलिए सारा चीज माहौल हमारे पक्ष में है और ये क्रांति होगी। आप लोग सब लोग इसको यूनाइट होकर करिए, हम लोग भी लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये होगा। जी आगे बोला जाए। जी जी, और वक्ता को मौका दिया जाए या सर से और सवाल एक आगू ले लिया जाए? देव भाई, अगर कोई सवाल है तो लिया जा सकता है। जी जी, हाँ अरुण भैया, है तो उससे पूछा जाए। जी जी अरुण भैया, एक और सवाल है, एक और है, इसमें जोड़ देते हैं कि जैसे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 340 के अनुसार ओबीसी को ओबीसी को हिस्सेदारी देने के लिए आयोग बनाने की बात चली और उस पर डॉक्टर बाबा साहब और एक शेखावत जी थे जो ओबीसी कम्युनिटी से थे, इन लोगों ने इस्तीफा दिया अपने पद से। तो ये वहाँ से चला काका कालेलकर आयोग, फिर बीच में जो भी चला, फिर मंडल आयोग, ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दे सर शॉर्ट में। हाँ देखिए, ये संघर्ष बहुत पहले से चल रहा है। काका कालेलकर आयोग, मुंगेरी लाल आयोग, मंडल कमीशन, करिया मुंडा समिति रिपोर्ट, उसके बाद बहुत सारा पार्लियामेंट्री कमेटी का कई एक बार सर्वे हुआ। तो ये सारा काम देश में हो रहा है और उसके बाद जो है अंतिम जो रिपोर्ट है मंडल कमीशन वाला वो लागू हुआ आकर के 90 में। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को अब पुराने लोगों से जो हम लोगों को जो पुराने आयोग का जो रिपोर्ट है वो सब का अध्ययन करके और उसके बाद हम लोग को अब आज के परिस्थिति में एक रिपोर्ट बनाना है कि सत्ता का जो चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, इन चारों में 90% कैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज आए। तो इसके लिए एक नया हम लोग आयोग की गठन तो सरकार करती है, लेकिन हम तो बाबा साहब ने भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में हर नागरिक को अधिकार दे दिया है कि आप संघ बना सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार की अभिव्यक्ति कर सकते हैं।
कुछ भी संघ बना करके और जो सही काम है उसको देश के लिए आप कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, अपने बहुजन समाज के SC ST MBC और OBC माइनॉरिटी समाज के पांचों भाई पर तो वही छठा जुर्म कर रहा है आरक्षण विरोधी ताकत। तो हम पांचों भाई मिल करके और इसका समाधान निकालें और एक जैसा कि हमने बताया कि एक ऐसा विधेयक ड्राफ्ट कर लें कि पूरी तरह से सत्ता के चारों पावर हाउस में हमारा 90% हिस्सेदारी हो जाए। और जिस दिन ये हिस्सेदारी हुई तो आप देखेंगे कि इस देश का पार्लियामेंट भी कानून बनाएगा गरीबों के लिए, सुप्रीम कोर्ट भी उस कानून को ओके करेगा। उसके बाद मीडिया नेशनल जो होगा आपका वो भी दिखलाएगा पूरे देश में कि सही हो रहा है। और कार्यपालिका जो है SP DM कलेक्टर चीफ सेक्रेटरी जो कार्यपालिका होगा वो भी उसको जी जान से अपने समाज के लोगों के लिए काम करेगा। तो ये सत्ता का सही अर्थ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की जरूरत है। और जब तक ये चारों पावर हाउस में आपका हिस्सेदारी नहीं होगा तो आपके पास सत्ता ही नहीं है। वो नकली सत्ता है, 1/4 पावर है जिसको हम सत्ता कह रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक सत्ता है, इससे कुछ नहीं हो सकता है। कहीं कहीं गड़बड़ी हो गई है, हमारे पूर्वजों ने कहीं कहीं बोल दिया है कि सत्ता ऐसी चाबी है जिससे सभी तरह का ताला खोला जा सकता है। इसका थोड़ा सा हम लोग इसमें सुधार करेंगे। सत्ता जरूर है सही सभी ताला का चाबी है, लेकिन सत्ता क्या है ये तो बताया ही नहीं गया। सत्ता को बताया है संविधान ने, बाबा साहब ने बताया है कि सत्ता 4 अंग मिल के होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, नेशनल मीडिया और विधायिका। ये चारों मिल के सत्ता होता है। हमारे पूर्वजों ने कह तो दिया कि सत्ता सभी तालों की चाबी है, लेकिन सत्ता क्या है इसका डिफिनेशन नहीं बताया। ये डिफिनेशन बता दिया मनोवादी मीडिया, वो हम लोग को उलझा दिया कि यही सत्ता है, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, MP बन जाओ, MLA बन जाओ, वो सत्ता हो गया। अब बाबा साहब का सत्ता दूसरा है संविधान में। तो हम लोगों ने समझा नहीं, लेकिन अब जब समझ गए, जब जागा तब सवेरा। अब हमको सत्ता के चारों पावर हाउस में 90% हिस्सेदारी के लिए एकदम आवाज उठा देनी है पूरे देश में कि जो सत्ता के चारों अंगों में 90% आरक्षण की बात करेगा वही अब भारत में राज करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भैया, बहुत अपनी बात को विस्तार से रखा। देव भाई आगे के बात को संभालें आप। जी धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक